हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस विद डॉक्टर सुशीला। आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैंने समास के दूसरे भेद के बारे में पढ़ाया है। आप उन वीडियो को अच्छे से पढ़ना ताकि आपका समास का चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और उन सभी वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए शुरू करते हैं तत्पुरुष समास की परिभाषा। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इस समास के अंदर सबसे पहली बात क्या है कि उत्तर पद की प्रधानता होती है। दूसरी बात क्या है कि जो पूर्व पद है ही उत्तर पद की विशेषता बताता है। इसलिए विभक्ति जो भी लगती है, चाहे प्रथमा लगे या द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये चाहे कोई भी विभक्ति लगे वो कहाँ पर लगेगी? पूर्व पद में। विभक्ति हमेशा पूर्व पद में ही लगेगी। ये आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखो, इसमें क्या बताया? सबसे पहली बात यह है कि जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। दूसरी बात क्या बताई? जो पूर्व पद होता है वही उत्तर पद की विशेषता बताता है, इसलिए विभक्ति हमेशा पूर्व पद में ही लगेगी। जैसे जलमग्न है, ये उदाहरण। तो इसका अर्थ है, यहाँ पर तो जल हो गया, ये मग्न हो गया, डूबना। तो किस में डूब गया? पानी में, दूध में, तालाब में, या किस में डूब गया? तो ये पहला जो पूर्व पद है हमारा, यही दूसरे पद के बारे में बता रहा है कि मग्न किस में हो गया। तो इसका हिंदी में हम लिखेंगे जल में मग्न। तब हम इसको संस्कृत में कैसे बनाएंगे? अब देखो, अगर मान लो हमारा पूर्व पद नहीं होता तो मग्न शब्द का कोई भी वैल्यू नहीं है, और मग्न शब्द का ही पता चलता है इससे, जल से, कि किस में डूबा हुआ है। तो हम जो विभक्ति लगेगी ये हमारी जल शब्द में लगेगी। तो हम इसकी क्या बनाएंगे? जले मग्न है, ठीक है। इस तरह से एक और एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से उत्तर पद की प्रधानता होती। जैसे दुख मुक्त है, दुख से मुक्त, यानी कि मुक्त किससे है? दुख से। नहीं तो अगर मान लो दुख शब्द छिप जाए तो मुक्त का तो पता ही नहीं चलेगा कि किससे मुक्त है। तो हम विभक्ति किस में लगाएंगे? दुख शब्द में। तो क्या बनाएंगे? दुखात मुक्त है। इस तरह से हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास की परिभाषा। अब करते हम तत्पुरुष समास के भेद। जैसे मैंने बताया था कि जब तक हम छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में रहते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि केवल 6 ही समास के नाम पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन जब हम 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं या BA में चले जाते हैं, या कभी भी कंपटीशन टेस्ट के
वे देते हैं, तो उसके अंदर टीचर से रिलेटेड जैसे एच टेट हो गया, सी टेट हो गया, आर टेट, यूपी टेट, इसके अंदर समास के भेद होते हैं, उसके अंदर से ही एग्जाम्पल दिए जाते हैं ताकि बच्चों का सही से ज्ञान वेरीफाई हो जाए कि इनको हर एक समास के भेद भी आते हैं या नहीं। तो अब हम लिखेंगे इसके तत्पुरुष समास के भेद। हम इसको ऐसे दो में बांट लेते हैं। पहले इसके दो भेद होते हैं। सबसे पहला हमारा समानाधिकरण। तत्पुरुष समास। दूसरा हमारा वैधिकरण। फिर है समानाधिकरण है, इसके भी भेद हैं। इसके कौन कौन से हैं? इसके भी दो भेद हैं। एक है हमारा कर्मधारय और दूसरा हमारा द्विगु समास। और इसके अंदर है, इसके फिर भेद हो जाएंगे। इसमें हमारे सबसे पहला हमारा विभक्ति। विभक्ति तत्पुरुष। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि तत्पुरुष समास के भेद बताओ, या ये पूछ लिया जाएगा कि तत्पुरुष समास के तो दो भेद हो गए, समानाधिकरण और वैधिकरण तत्पुरुष। फिर ये पूछा जाएगा कि वैधिकरण तत्पुरुष समास के भेद बताओ, तब आपने ये वाले बताने हैं। नए तत्पुरुष, फिर है हमारा उपपद। इस तरह से आपको तत्पुरुष समास के भेद भी आने चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि मान लो जिस तरह से तत्पुरुष समास है, ये तो हमने ऊपर ही पढ़ा था कि समास के 6 भेद हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि समास के अंदर भी समास के भेद हैं, फिर उसके भेद के अंदर भी भेद हैं। जैसे तत्पुरुष समास के 2 भेद आए, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, दूसरा वैधिकरण। फिर समानाधिकरण के 2 भेद, ठीक है, कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। फिर इधर वैधिकरण तत्पुरुष है, इसके कौन कौन से? सबसे पहला विभक्ति तत्पुरुष, इसके भी 3 भेद हैं। फिर है न तत्पुरुष समास, तीसरा है उपपद तत्पुरुष। तो अब आपको तत्पुरुष समास के भेद पता चल गए होंगे, क्योंकि ये जैसे हम 9वीं 10वीं बड़ी क्लास में आते तभी ये हमारी पढ़ाई में आते, उससे पहले नहीं पढ़ने को मिलते ये, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि तत्पुरुष समास के भी कितने भेद होते हैं। तो आइए अब हम एक एक समास के बारे में पढ़ेंगे कि तत्पुरुष समास के जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है, इसके कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है जैसे कर्मधारय। हम इसके साथ तत्पुरुष लगाएंगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा। कर्मधारय तत्पुरुष समास, ठीक है। तो इसकी सबसे पहली परिभाषा क्या है? इसमें दोनों पद
एक ही विभक्ति मिलेगी हमें। जैसे दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इन दोनों पदों में ही एक विभक्ति, एक ही, यानी कि जो जौन सी विभक्ति उसमें दूसरी लगी होगी तो उसमें भी दूसरी लगेगी। एक ही विभक्ति, आपने ये बात याद रखनी है बस। एक ही विभक्ति और एक ही वचन। एक ही वचन मिलेगा, वो क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास। ठीक है, अब आपको पता चल गया। जैसे फिर जो अगली बात है, इसके बीच में हम जब विग्रह करते हैं, विग्रह करते समय हम च शब्द का यूज करेंगे। ठीक है, च या तत् लगाएंगे। ठीक है, कोमा लगा देती हूँ। तत्, असौ, इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे जो कर्मधारय समास होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो, जैसे कर्मधारय तत्पुरुष समास है, उसके अंदर दो पद मिलेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। ये दोनों पद तो सभी समास में है। ठीक है, इसमें क्या याद रखना आपने? दोनों पदों के अंदर एक ही विभक्ति मिलेगी और एक ही वचन, यानी कि दोनों में एक जैसा वचन होगा और एक ही विभक्ति का यूज होगा। तो हम अब इसका एक एग्जाम्पल देते हूँ। जैसे देखो, महापुरुष है, महापुरुष है, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इसका क्या करेंगे? विग्रह महान च असौ। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर जो विभक्ति होगी वही यहाँ पर आ जाएगी। तो क्या आएगा? महान च असौ पुरुष है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। उत्तम जना, इसको मिटा देती हूँ। उत्तम जना, उत्तम जना का क्या मिलेगा इसमें? उत्तमा च ते जना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पर ते आ जाएगा। अगर एक है तो असव आ जाए। जैसे महाराज है तो एक व्यक्ति है, महापुरुष से एक वचन था तो उसमें असव आ गया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं तो यहाँ पर ते आ गया। तो इस तरह से एक और शब्द है उदार जन। अब देखो, यहाँ पर एक वचन है तो इसमें क्या आ जाएगा? उदार है च, एक वचन है, असौ जन है, इस तरह से। ठीक है, आपको समझ में आ गया कर्मधारय तत्पुरुष समास क्या होता है। अब है इसके बाद, इसके अंदर एक आपने देखी होगी कि जो विशेषण और विशेष्य है, और विशेष्य, कर्मधारय समास में ये चीज़ भी देखने को मिलेगी, विशेषण और विशेष्य। जो विशेषण और विशेष्य है, ये दोनों एक दूसरे शब्दों की विशेषता बताते हैं। क्योंकि देखो, जैसे ये है उत्तम जन, तो अब पता चल जाएगा, जैसे बताया था कि जो पूर्व पद है वही उत्तर पद की विशेषता बताता है।
ठीक है। तो विशेषण की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो जो ये शब्द है ये हमारे क्या हैं? विशेषण। ठीक है, ये शब्द भी विशेषण और ये विशेष्य। विशेष्य वे होते हैं जिसके बारे में कोई चीज़ बताई जाए, कि किसके गुण बताए जाएं, किसके दोष बताए जाएं, किसी की विशेषता बताई जाए, तो उसे हम कहेंगे। ये तो वे शब्द हो गए जो विशेषता बता रहे हैं। किसकी बता रहे हैं? वो शब्द विशेष्य हो गया। तो कर्मधारय समास में हमेशा विशेषण और विशेष्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसका हम आपको पता चल जाएगा कि लोग तो देखो सब हैं, कि लोग कैसे हैं तो पता चल गया, उत्तम है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो जन हैं कैसे हैं? उदार हैं। तो ये विशेषण हो गई और ये विशेष्य हो गए। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं अभी आपको। जैसे एक है कृष्ण सर्प, ये पेपर में आज जरूर आता है, विशेषण विशेष्यवाद। तो इसको हम क्या करेंगे? देखो सांप तो बहुत ज़्यादा है, अब ये नहीं पता काला सांप कौन सा है, तो इसमें क्या है? ये विशेषण हो गया, ये विशेष्य हो गया। तो हम इसका विग्रह कैसे लिखेंगे? कृष्ण है च, अब एक ही सांप है, यहाँ पर सर्पा होता तो बहुवचन हो जाता, तो हम ते लगाते। तो एक वचन है तो क्या लिखेंगे? असौ सर्प है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से एक वचन और विभक्ति ये ध्यान रखनी है, विशेषण और विशेष्य कर्मधारय समास में मिलेंगे, ये इसकी विशेषता है, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो अब हमारा दूसरी चीज़ है इसके अंदर उपमान और उपमेय की। इसमें की दो विशेषता बताइए। देखो एक तो विशेषण और विशेष्य। विशेष्य, ठीक है, और दूसरी क्या बताई? उपमान और उपमेय। उपमान क्या होता है? ये पूर्व पद में होता है। देखो ये दोनों चीज़ें ये किस में मिलेंगी? पूर्व पद में। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें किस में मिलेंगी? उत्तर पद में। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, इतनी बात आपको आ गई समझ में। अब देखना, अब इसमें जब इसका हम विग्रह करेंगे तो हम ईव शब्द लगाएंगे। ठीक है, कि उसके जैसा। अब मैं एक खाली ये देती हूँ, घनश्याम। अब देखो ये शब्द अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो अब जो ये शब्द है पूर्व पद घन श्याम, घन माने बादल, श्याम काले हैं, तो इसमें क्या आएगा? घन ईव श्याम, कि श्याम के जैसे बादल काले, घन ईव श्याम। तो इसमें आपने क्या करना है? जब हम विग्रह करेंगे तो आपने ये शब्द लगा देना उसके बीच में। जैसे अभी एक और है कमल नयने, यहाँ लिखती हूँ मैं, मिटा देती हूँ इसमें। कमल नयने, तो इसमें क्या है? ये कमल नयन है, यानी कि नयन कैसे हैं? कमल के समान। अब इसमें बताया था कि जो पहला पद है ये उपमान है, ये उपमेय है, यानी कि जो पहला शब्द है ये पीछे वाले की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा कि कमल ईव नयन, दोनों में विभक्ति एक जैसी आएगी, कमले ईव नयन। ठीक है, अब हम
जो दूसरी है चंदन शीतल है, जैसे देखो चंदन शीतल है। अब ठंडा कैसा है? चंदन के जैसा। तो हम क्या लगाएंगे? चंदन ईव शीतल है। आप यहाँ पर देखें, इस शब्द के अंदर जो भी विभक्ति होगी यहाँ उत्तर पद में, उसी को देकर आपने पूर्व पद में लगा देनी है और इसके बीच में ये एव शब्द जोड़ देना। जैसे यहाँ पर देखो, पर ये शीतल है तो यहाँ पर इसमें भी वही विभक्ति आई और इसमें भी वही। तो आपने विभक्ति का ध्यान रखना है और विशेषण विशेषण मिलेंगे आपको इसमें और उपमान उपमेय मिलेंगे। जहाँ पर ये शब्द आए इसमें ईव लगा देना है और पहले में च लगा देना है और एक वचन हो असौ लगा देना है और बहुवचन हो ते लगा देना। ठीक है, आपको आगे समझ में। अब है इसका दूसरा भेद, द्विगु समास। जो द्विगु समास है इसकी एक परिभाषा है संस्कृत में, आप ये याद कर लेना, संख्या पूर्वो द्विगु। यानी कि जिस समास का पहला पद क्या होगा? संख्यावाची। संख्यावाची शब्द होगा, वही हमारा कौन सा समास कहलाएगा? द्विगु समास। जैसे पंचवटी, पंचगवम, इस तरह से। अब पहला शब्द क्या है हमारा? संख्यावाची। फिर है त्रिभुवन, संख्यावाची, और ये क्या हो गया हमारा? द्विगु समास। ये द्विगु समास की सबसे अच्छी पहचान है। जिस तरह से द्वंद्व समास में हम च लगाते थे और उसमें जोड़ा मिलेगा, 2 या 3 मिलेंगे, तो इसी तरह से द्विगु समास की दोस्तों सबसे अच्छी पहचान ये है कि ये शब्द याद करो, संख्या पूर्व द्विगु, कि द्विगु समास हम उसे कहेंगे जिसका पहला पद संख्यावाची होगा। तो आइए अब हम इसके जो विग्रह करेंगे उसके अंदर समाहार शब्द जोड़ेंगे। एक चीज़ ये याद रखो, पहला शब्द संख्यावाची और विग्रह करते वक्त क्या होगा? समाहार शब्द जोड़ेंगे। जैसे अब देखो अंत में सबसे पहला हमारा त्रिभुवनम, इसका हम क्या बनाएंगे? त्रयाणाम, क्योंकि बहुवचन है, भुवनानाम, दोनों पदों में एक जैसी वो रहेगी विभक्ति। भुवनानाम समाहार है। इस तरह से आपने अंत में समाहार शब्द जोड़ देना। ठीक है, एक और है शताब्दी है। जैसे शतानाम, अब्दानाम, जैसे ये शत जमा अब्दी है इसके अंदर।
तो ये ए और ए क्या बन गया, आ। शताब्दी, शतानाम, अब्दानाम, समाहार है। फिर है एक और, पंचवटी। क्या लिखेंगे, पंचानाम, वटानाम, समाहार। इस तरह से हम द्विगु समास के उदाहरण को करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों अब ये बहुत अच्छे से, क्योंकि हर एक समास की अपनी अलग विशेषता है और हर एक को इसके नियम के अनुसार और उदाहरणों के साथ आप अच्छे से पढ़ना, ताकि ये किसी भी समास के अंदर आपके कोई भी नंबर ना कटे। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।